हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जो आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हमारा यूनिट 7 हिंदी कहानी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं यूजीसी नेट एग्जाम की। उसमें हम हिंदी पेपर की तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, अभी तक मैंने 2 यूनिट कंप्लीट करवा चुकी हूँ, हिंदी नाटक और हिंदी उपन्यास। हमारी जो है यूनिट 7 चल रही है हिंदी कहानी। उसमें हमने अभी तक एक क्लास ली है। उस क्लास में हमने क्या किया था, जो हमारे सिलेबस में कहानियाँ लगी हुई है, मैं आपको बता देती हूँ। टोटल जो है हमारे सिलेबस में 21 कहानी लगी हुई है। उनकी सभी कहानी के हमने पात्र देख लिए थे कल की क्लास में। तो आज के हम क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने आपको कल बताया था क्लास में। आज एक बार फिर से बता देती हूँ ताकि जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ उनको भी पता चल जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज का जो मैंने टारगेट रखा है वो रखा है जो हमारे सिलेबस में एक कहानीकार लगे हुए हैं। मैं आपको हर यूनिट में बताती हूँ कि जितना जरूरी जो हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी है उनको पढ़ना होता है, उतना ही जरूरी जो हमारे सिलेबस में राइटर लगे हुए हैं उनको पढ़ना होता है। यानी आप ये मानिए, यदि हमारे सिलेबस में लगी है राजेंद्र बाला घोष की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें, तो हमारा ये काम बनता है कि हम उनकी बाकी कहानी के नाम भी हमें पता हो, उनका समय पता हो और उनका कालक्रम पता हो। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें पता होना चाहिए। हमको इसी तरह हर यूनिट पढ़नी चाहिए जो हमारी टेस्ट वाली यूनिट है, जैसे हमारी हिंदी नाटक उपन्यास। जो स्टूडेंट मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा, क्योंकि हमने इसी तरह अपनी दोनों यूनिट कंप्लीट की है, तो हम हिंदी कहानी भी इसी तरह कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो टारगेट है वो कहानी नहीं, कहानीकार होने वाले हैं। और कहानीकार से बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ना PYQ जरूर देखा कीजिए, क्योंकि PYQ देखने से ये पता चलता है हमें पढ़ना कैसे है, किस तरह के पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं। कल भी मैंने आपको क्लास में थोड़े से PYQ करवाए थे। अब हम चलेंगे। सबसे पहले जैसे कि मैं करती हूँ हमेशा, जो हमारे सिलेबस में राइटर लगे हुए हैं उनका कालक्रम। तो आज हम यूनिट 7 पढ़ रहे हैं हिंदी कहानी। तो आज हम उनके सभी जो कहानीकार हैं उनके कालक्रम देखेंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले है राजेंद्र बाला घोष 1871, फिर है माधवराव स्प्रे 1871। दोनों का समय एक ही है, राजेंद्र बाला और माधवराव का। फिर प्रेमचंद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1880, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, जयशंकर प्रसाद 1889, राधिका रमन 1890, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, जैनेन्द्र 1905 इम्पोर्टेंट, अज्ञे 1911 इम्पोर्टेंट, भीष्म साहनी 1915, फणेश्वर नाथ रेणु 1921, हरिशंकर परसाई 1924, कृष्णा सोपती 1925, निर्मल वर्मा 1929, कमलेश्वर 1932, शेखर जोशी 1932। इन दोनों का समय जो है, कमलेश्वर और शेखर जोशी दोनों का सेम है 1932। फिर ज्ञान रंजन 1936। तो ये हमारे कितने कहानीकार हो गए, 17 कहानीकार यानी हमारे सिलेबस में है। और कहानी कितनी है, 21। होता क्या है, किसी लेखक की क्या है 2 कहानी लगी रहती है, किसी की 3, किसी की 1। तो इसलिए जो कहानीकार है वे तो 17 है और जो कहानी है वे 21 है। 21 क्यों है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर बात करें, जैसे राजेंद्र बाला घोष है, इनकी 2 कहानी लगी हुई है, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। इसी तरह फणेश्वर नाथ रेणु की 2 कहानी है, तीसरी कसम, लाल पान की बेगम। और इसी तरह जो है भीष्म साहनी की भी 2 कहानियाँ, अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत। तो इसीलिए जो हमारे कहानीकार है वे है 17 और जो कहानी है हमारे सिलेबस में वे है 21। अब शुरू करेंगे। इसी क्रम में मैंने जो है आगे राइटर रखे हुए हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी। क्यों देखनी है हमें प्रथम कहानी, क्योंकि एक कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। कौन सी, एक टोकरी भर मिट्टी। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम एक बार सभी प्रथम कहानी देख ले, कौन से लेखक ने किसकी कहानी को प्रथम बताया है। और पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखते हैं हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता निम्न है। तो जो रामचंद्र शुक्ल है वे हिंदी की प्रथम कहानी किसे बताते हैं, इंदुमती को। और समय क्या है इंदुमती का, 1900। और लेखक कौन है इंदुमती के, किशोरी लाल गोस्वामी। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह प्रथम कहानी बताते हैं परिणय को।
1887 समय, और ये भी किशोरीलाल गोस्वामी की है। तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल तो प्रथम कहानी मानते हैं इंदुमती को, किशोरीलाल गोस्वामी की, और डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं प्रणयिनी परिणय को, ये भी किशोरीलाल गोस्वामी की है। फिर राजेंद्र बरवालिया, ये किसे मानते हैं, जमींदार का दृष्टांत, 1871, और ये किसकी कहानी है, रेवरेंड जे न्यूटन की। फिर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में कहानी लगी हुई है। देवी प्रसाद वर्मा प्रथम कहानी किसे मानते हैं, एक टोकरी भर मिट्टी, 1901 समय, माधवराव स्प्रे। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एक टोकरी भर मिट्टी को किसने प्रथम कहानी माना है, तो याद रखिएगा देवी प्रसाद वर्मा ने। फिर है लक्ष्मी नारायण लाल, ये प्रथम कहानी मानती है 11 वर्ष का समय को ये मानते हैं प्रथम कहानी। 11 वर्ष का समय का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1903, और ये किसकी कहानी है, रामचंद्र शुक्ल की। तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल प्रथम कहानी मानते हैं इंदुमती को, डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयिनी परिणय को, देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी को, लक्ष्मी नारायण लाल 11 वर्ष का समय। ये चार तो आपको बिल्कुल भी भूलनी ही नहीं है। आगे चलेंगे, अब हम अपने राइटर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे राजेंद्र बाला घोष, जो कि बंग महिला के नाम से भी जानी जाती है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की धर्मपत्नी थी। देखो, मैंने ना इस वाली आज की जो क्लास है उसमें मैंने रामचंद्र तिवारी से भी पेज रखे हैं, कुछ नोट्स मैंने टाइप किए हैं और कुछ मैंने पांडे वाली बुक से रखे हैं। जहाँ से मुझे जो सही लगा वो मैंने रखा है, जहाँ से मुझे मैटर मिला है। तो ये 3-4 बुक को मिलाकर जो है नोट्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मैं ये पेज है ये बता देती हूँ, जो पांडे वाली बुक आती है वन लाइनर, ये वाली जो बुक आती है वन लाइनर, इसका पेज है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है, राजेंद्र बाला घोष। अब राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की काल क्रमानुसार प्रकाशित कहानियां निम्न है। इनकी आपको 4 कहानियां हैं, चारों याद रखनी है, 2 तो हमारे पाठ्यक्रम में ही लगी हुई है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, दलिया 1909। फिर इसके बाद जो है आपको 4 कहानी याद रखनी है। सबसे पहले याद रखना है बंग महिला के नाम से कौन सी लेखिका जानी जाती है। फिर हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है, दूसरा पॉइंट ये। तीसरी, इनकी 4 कहानियाँ हैं, चारों के आपको नाम याद होने चाहिए, और चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली का समय याद होना चाहिए, और चारों कहानी कालक्रम में आपके याद हो कि कौन सी कहानी पहले आएगी कौन सी बाद में। फिर एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है पिछली बार ही पेपर में आया था 2022 के में। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। पेपर में आया था कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी किसने माना है, तो याद रखेगा भवदेव पांडे ने जो है प्रथम कहानी, प्रथम राजनीतिक कहानी माना है चंद्रदेव से मेरी बातें को। इम्पोर्टेंट है, इसको जो है या तो आप ना एक बार नोट्स बनाते हुए चलिएगा, या फिर एक काम कीजिएगा, अभी आप देख लीजिए, बाद में आप इनके जो है नोट्स बना लीजिएगा। अगले है फिर है माधवराव स्प्रे। इनकी एक ही कहानी मुझको मिली जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है, एक टोकरी भर मिट्टी, 1901, और ये छत्तीसगढ़ पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक पॉइंट ये मिला है मुझको, माधवराव स्प्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इसमें आपको ये चीज़ तो भूलनी नहीं है, समय और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आगे चलेंगे, अब चलेंगे प्रेमचंद द इम्पोर्टेंट, बड़े इम्पोर्टेंट लेखक है, बताने की भी जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि प्रेमचंद कितने प्रसिद्ध कहानीकार और कितने प्रसिद्ध लेखक है। ये ऐसे लेखक है कि जो हिंदी साहित्य नहीं पढ़ते, जो हिंदी के स्टूडेंट भी नहीं है, उनको भी प्रेमचंद के बारे में पता होता है, नाम सुना होता है, उनकी रचनाएं पढ़ी होती है। तो बिल्कुल भी जो है आपको प्रेमचंद की सभी कहानियाँ आपको याद रखनी है, कोई भी स्किप नहीं करनी है। प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद, इन दोनों की कहानी से क्वेश्चन 100% आएगा ही। देखते हैं, प्रेमचंद का जो मूल नाम है वो नवाब राय था। नवाब राय की प्रथम कहानी इश्क दुनिया हुब्बे वतन अप्रैल 1908 में जमाना में प्रकाशित हुई थी।
जो नवाब राय की पहली कहानी थी वो कहाँ पे प्रकाशित हुई थी, कौन सी थी? तो याद रखेगा, इश्क ए दुनिया व हुब्बे वतन अप्रैल 1908 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। फिर है नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह, ये तो है इश्क दुनिया ए हुब्बे वतन प्रथम कहानी। और अगर हम बात करें प्रथम कहानी संग्रह की, तो वो हुई थी, वो जो कहानी संग्रह था सोजे वतन था, 1908 में जमाना कानपुर में प्रकाशित हुआ था। यानी इनकी प्रथम कहानी और प्रथम कहानी संग्रह दोनों जो है जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यहाँ पर याद रखेगा नवाब राय की, मतलब जब ये जो है नवाब राय के नाम से ही लिखते थे, ये भी आपको याद रखना है। फिर है सोजे वतन में 5 कहानी संकलित है। पिछली बार 2022 में क्वेश्चन आया था कि सोजे वतन में कौन सी कहानी संकलित नहीं है, तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मुझे पूरा यकीन है कि यहीं से बनाया गया था। है इसके दुनिया व हुब्बे वतन सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, एक कहानी, दूसरी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, आपके सिलेबस में लगी हुई है। कौन से कहानी संग्रह में है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न? सोजे वतन में। तीसरा है यह है मेरा वतन। फोर्थ है शेख मखमूर। फिर पांचवा है सिल ए मातम, शोक का पुरस्कार। तो ये पांचों आपको याद रखने, और इनका हिंदी नाम भी जैसे ये है इश्क ए दुनिया व हुब्बे वतन, नाम याद रखना है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। ऐसे ये शोक का पुरस्कार, ये भी आपको याद रखना है। पांचों कहानी आपको याद होनी चाहिए कि सोजे वतन में कौन सी 5 कहानियां थी। आगे है यहाँ पर, ये सबको पता ही है, एक बार जो ये सोजे वतन था कहानी संग्रह, इसको जब्त कर लिया गया था, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और एक चीज और याद रखिएगा, जो ये सोजे वतन था ये उर्दू कहानियों का संग्रह था, ठीक है। फिर आगे चलेंगे, प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी, देखो वो थी उनकी पहली नवाब राय के, जब वे नवाब राय के नाम से लिखते थे उर्दू में कहानी थी उनकी वे प्रथम। अब यहाँ पर है प्रेमचंद नाम से इनकी पहली कहानी कौन सी थी? बड़े घर की बेटी, जो कि दिसंबर 1910 में जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी वे दोनों भी जमाना में हुई थी और बड़े घर की बेटी भी जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक जगह नोट कर लीजिएगा इनकी कौन कौन सी कहानी जमाना पत्रिका में हुई थी प्रकाशित। फिर चलेंगे प्रेमचंद की प्रथम कहानी सोत, याद रखिएगा ये जो बड़े घर की बेटी है ये प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी। फिर जो ये बताया गया प्रेमचंद की प्रथम कहानी सोत, जो कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में, यानी प्रेमचंद की कौन सी कहानी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में प्रथम कहानी कौन सी थी? तो वो थी सोत। 1915 में ये हुई थी सरस्वती में प्रकाशित, ठीक है। आगे चले गए, कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं और अंतिम कफन को जो है, वैसे इनकी जो आलोचक है विवाद रहते ही है कि इनकी नहीं ये प्रथम कहानी है, तो ये बता रहे हैं कि बहुत से जो आलोचक है वे पंच परमेश्वर जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी इनकी प्रथम कहानी मानते हैं, और अंतिम कहानी किसे माना जाता है? कफन को। प्रेमचंद के प्रमुख कहानी संग्रह निम्नलिखित है, ये यहाँ पर इनके कहानी संग्रह के नाम दिए हुए हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियाँ। यहाँ पर ये इनकी 24 कहानियाँ हैं, इनके आपको नाम भी याद होना चाहिए, कालक्रम याद होना चाहिए, समय याद होना चाहिए, और ये ऐसे एक बार पढ़कर याद नहीं होने वाली। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने नोट्स बना लेने हैं, एक जगह यहाँ पर लिख लेनी है सभी कहानियों का कालक्रम और इनको चिपका लेना है जहाँ पर आप पढ़ते हो, बार बार देखोगे तो ही आपके याद होएगा। देखते हैं, नमक का दरोगा 1913, सज्जनता का दंड 1916, ईश्वरीय न्याय 1917, दुर्गा का मंदिर 1917, बूढ़ी काकी इम्पोर्टेंट 1920, शांति 1921, सवा शेर गेहूँ 1924, शतरंज के खिलाड़ी 1924, मुक्ति मार्ग 1924 और मुक्ति धन 1924, दोनों जो है 1924 में लिखे गए। सौभाग्य के कोरे 1924, दो सखिया 1928, अलग योजना 1929, पूस की रात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1930, समर यात्रा 1930, पत्नी से पति 1930, सदगति 1930। यानी इनकी 4 कहानियां जो है 1930 में लिखी गई है, पूस की रात, समर यात्रा, पत्नी से पति और सदगति। फिर है 2 बैलों की कथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
1931 ओली का उपहार 1931। दो कहानियाँ इनकी 1931 में लिखी गई, दो बैलों की कथा, होली का उपहार। ठाकुर का कुआं इम्पोर्टेंट है 1932। ईदगाह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में भी है 1933। नशा 1934। बड़े भाई साहब 1934। कफन 1936। बड़े इंपॉर्टेंट है, जिनका आपको समय देखो, कालक्रम तो आपको सभी का याद रखना है कि मतलब इसके बाद ये कहानी आएगी, लेकिन जिनका समय पूछा जाता है, पूछ की रात कहानी का समय है, तो उसमें आप मार्क कर लीजिए नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, शतरंज के खिलाड़ी, अलग योद्धा, पूछ की रात, सदगति, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, बड़े भाई साहब, कफन। इन कहानी के आपको बिल्कुल समय जुबानी याद होने चाहिए। आगे चले गए, यहाँ पर जो है हमारे प्रेमचंद पूरे होते हैं। अगले राइटर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी 3 ही कहानी है, सुख में जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था। पेपर में पूछ लिया था उसमें क्या पूछा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है, तो 3 तो इन्होंने ये कहानी रख दी। 4th ऑप्शन में क्या करा, गुलेरी का ही कोई निबंध रख दिया था, कछुआ धर्म। गुलेरी का निबंध है कछुआ धर्म, वो रख दिया था और पूछ लिया था कौन सी कहानी नहीं है। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, एक बार 2021 या 2022 के एग्जाम में ये पूछा था। इनके कहानी देखेंगे, सुख में जीवन, समय भी याद रखना है 1911, भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का कांटा 1914, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। उसने कहा था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके सिलेबस में भी है 1915, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यानी इनकी एक कहानी तो हुई भारत मित्र में प्रकाशित 1911, फिर 2 कहानी इनकी हुई सरस्वती में प्रकाशित 1914 और 1915 में। आगे चले गए, आगे है जयशंकर प्रसाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 में ग्राम शीर्षक के हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी जो जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है वो है ग्राम, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, हिंदू पत्रिका में। अब समय जो है कहीं पर तो 1911 मिलता है और कहीं पर मिलता है 1910, तो दोनों आप समय लिख लीजिएगा ओबलिंक कर कर, ठीक है। अब इनके कहानी संग्रह की बात करें तो इनके 5 कहानी संग्रह है जो कि आपको याद रखने हैं, क्रम वाइज भी, समय भी, सब चीज़ याद रखनी है। छाया 1912 में, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928, कहीं कहीं पर इसका समय 29 भी मिलता है। आंधी 1931, इंद्रजाल 1936। 1936 में जितनी भी रचनाएं प्रकाशित हुई है ये महत्वपूर्ण है, एक जगह उनके नोट्स बना लीजिएगा, मैंने भी आपको करवाई हुई है, वीडियो पढ़ी है, देख लीजिएगा आप लोग। अभी यहाँ पर जो है 5 कहानी संग्रह है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ये तो वो स्लाइड है जो आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है। अब आगे चले गए, आगे मैंने क्या किया है, ये पेज है रामचंद्र तिवारी का, जयशंकर प्रसाद की कहानी रखी है, पढ़ते। हिंदी साहित्य के मौलिक कहानी लेखकों में प्रसाद अग्रणी है। उनकी पहली कहानी ग्राम अगस्त 1910 में हिंदू में प्रकाशित हुई थी। तो इनकी प्रथम कहानी ग्राम है, वो हम देखे है पीछे, हिंदू में प्रकाशित हुई थी। अब यहाँ पर समय का पंगा है, कहीं पर 1911 मिलता है और कहीं पर 1910 मिलता है, तो आप 1910 याद रखिएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जामिनर 1911 भी मानता है तो हम इस बुक से जो है क्लेम कर सकते हैं। ये बुक जो है रामचंद्र तिवारी की और एग्जामिनर को मानना पड़ेगा, तो इसलिए आप जो इस बुक में है वो मानिए, तो ज़्यादा आप याद रखिएगा 1910। पर कई बार होता है ऑप्शन में नहीं मिला अगर 1910, तो आप 1911 पर जाइएगा। ये कहानी रेखा चित्र अधिक है, कहानी कम। यहाँ पर तो इनकी प्रथम कहानी की बात। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जो इनके 5 कहानी संग्रह है, आपको ना याद रखना पड़ेगा किस कहानी संग्रह में कितनी कहानी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखते हैं सबसे पहले छाया, जो इनका प्रकाशन वर्ष है 1912, इनका पहला कहानी संग्रह। तो उसमें कितनी कहानी थी, उसमें 5 कहानियाँ थी। कौन कौन सी, ग्राम, चंदा, रसियावालम, मदन, मृणालिनी, तानसेन। इसमें आपको ग्राम तो याद रखनी ही है। फिर ये छोटी छोटी आख्यायिकाएँ हैं जिनमें घटनाओं का पूर्ण चित्र नहीं वरन उनकी छायाएं खींची गई है। छाया के द्वितीय संस्करण 1918, यानी जब छाया जो कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था 1912 में, उसमें 5 कहानियाँ थी। लेकिन फिर जब छाया का सेकंड संस्करण आया, द्वितीय संस्करण 1918 में, ये भी याद रखना इसका द्वितीय संस्करण कब आया, 1918 में, उसमें जो है 6 कहानियाँ और
और बढ़ा दी गई, यानी 6 + 5 टोटल कितनी हो गई, यानी छाया कहानी संग्रह में 11 कहानियाँ हैं। और 11 की 11 कहानियों के यहाँ पर नाम रखे हुए हैं। सबके नाम याद करना है पॉसिबल नहीं है, लेकिन पेपर में जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी भी पूछ ली जाती है, तो आप एक बार इनको पढ़ लीजिएगा। जैसे ग्राम इम्पोर्टेंट है, शरणागत इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ें एक बार देख लीजिएगा। अब हम चले गए, याद रखिएगा छाया कहानी संग्रह 1912 में प्रकाशित 5 कहानियाँ थी। फिर छाया का द्वितीय संस्करण आया 1918 में, 6 कहानियाँ और जोड़ दी गई, यानी छाया कहानी संग्रह में कितनी कहानी संकलित है, 11। याद रखिएगा 11 है। फिर अगले कहानी संग्रह पर चले गए जो कि है प्रतिध्वनि, 1926 में प्रकाशित हुआ था और इसमें कितनी कहानियाँ हैं, 15। छाया में कितनी थी, 11। प्रतिध्वनि में कितनी है, 15 कहानियाँ। यहाँ पर 15 की 15 कहानियों के नाम भी लिखे हुए हैं। फिर अगले पर चले गए आकाशदीप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपके सिलेबस में आकाशदीप कहानी लगी हुई है और वो भी जो है आकाशदीप कहानी संग्रह में ही प्रकाशित है। तो इसका तो आपको खास तौर पर याद रखना होगा। आकाशदीप कहानी जो है कहानी संग्रह 1929 में प्रकाशित हुआ था और कितनी कहानियाँ हैं, 19 कहानियाँ हैं। और इसमें आपको 19 की 19 कहानियों के नाम याद रखने होंगे। आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो पेपर में खूब पूछा जा रहा है कि जो कहानियाँ आपके सिलेबस में लगी और वो जिस कहानी संग्रह में है कि उसमें टोटल कितनी कहानियाँ हैं, कौन सी कहानी है, कौन सी नहीं है। तो आपको 19 की 19 कहानी याद रखनी होगी। चलेगा आगे। पेज यहाँ पर मैंने पूरा इसीलिए रखा है क्योंकि ये बुक बहुत बच्चों के पास नहीं है, तो अगर वे कंप्लीट पढ़ना चाहे तो पढ़ ले। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है। अब चले गए इनके अगले कहानी संग्रह पर जो कि है आंधी। आंधी में कितनी कहानियाँ, 11 कहानियाँ। याद रखिएगा छाया में भी 11 कहानियाँ थी और आंधी में भी 11 कहानियाँ हैं। फिर चले गए यहाँ पर इंद्रजाल। इंद्रजाल जो है इनका 5वां एवं अंतिम कहानी संग्रह 1936 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल कितनी कहानियां हैं, 14 कहानियां हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार फिर से बता देती हूँ। जयशंकर प्रसाद के 5 कहानी संग्रह, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। फिर छाया कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं, 11। प्रतिध्वनि में 15 कहानियाँ हैं। आकाशदीप में 19 कहानियाँ हैं। आंधी में 11 कहानी है और इंद्रजाल में 14 कहानियाँ हैं। देखो जैसे गुंडा है, गुंडा आपको याद होना चाहिए किस कहानी संग्रह में है, सालवती, इंपॉर्टेंट है ये कहानी। ठीक है, इंद्रजाल, सलीम, ठीक है, ये कहानी आपको याद होनी चाहिए। आगे चले गए, यहाँ पर ही रामचंद्र तिवारी ने जो क्या है इनकी कहानियों को बहुत सारे वर्ग में विभाजित किया। ऐतिहासिक, यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, प्रतीकात्मक, प्रेममूलक, स्वच्छंदतावादी, भावात्मक। तो यहाँ पर मैंने ये पेज क्यों रखा है ना, जैसे पीछे हमने देखा बहुत सारी कहानी है तो इतनी तो याद नहीं होने वाली, लेकिन यहाँ पर क्या है मेन कहानी के नाम आ गए हैं, तो आप यहाँ से याद कर लीजिएगा। जो कहानी यहाँ पर लिखी हुई है प्रयास कीजिएगा ये आपके याद हो। इनमें भी देखो मैं एक बार मार्क करवा देती हूँ। जैसे अगर हम चले यहाँ पर, चित्तौड़ का उद्धार इम्पोर्टेंट है, सलीम इम्पोर्टेंट, इंद्रजाल, गुंडा आपने भी नाम सुने होंगे खूब, मधुआ, आकाशदीप, चंदा, पुरस्कार। आकाशदीप याद रखना किस वर्ग में है, रोमांटिक और स्वच्छंदतावादी कहानी में आकाशदीप है। ठीक है, फिर भावात्मक में देखेंगे खंडर की लिपि, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुकी है खंडर की लिपि। ठीक है, पत्थर की पुकार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, तो आप ये सब कहानियाँ देख लीजिएगा। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर जो है मुझको एक तो ये बताना था, यहाँ पर ये भी रामचंद्र तिवारी की बुक का ही पेज है। संलाप शैली का सुंदर उदाहरण आकाशदीप में देखा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक यहाँ पर जो है कोटेशन है प्रसाद की कहानियों के बारे में। किसने कहा है कि डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा की कोटेशन है, मुझको इम्पोर्टेंट लगी तो मैंने यहाँ पर ही रख दी। उनमें कहानी कला की वस्तु बन गई है, संवेदनशीलता के विचार से भी और रचनात्मक प्रक्रिया के आधार पर भी। जितने भी तत्व और अंग हैं कहानी के, उन सब का पूर्ण परिष्कार प्रसाद में दिखाई पड़ता है।
ठीक है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। ये कोटेशन जो है एक बार आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, तो आप जब रिवीजन करोगे तो आपकी नज़र पड़ जाएगी। ये कोटेशन है जगन्नाथ प्रसाद शर्मा की। देखो, जब रामचंद्र तिवारी या बच्चन सिंह शुक्ल इनकी बुक में कोई कोटेशन मिलती है कि किसी अन्य लेखक की, किसी प्रसिद्ध लेखक के बारे में कही है, तो बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। आगे चले गए, अब यहाँ पर चले गए अगले राइटर पर, राधिका रमन प्रसाद सिंह। इनकी बात करें तो इनकी 2 कहानियाँ, एक तो कानों में कंगना जो आपके सिलेबस में लगी हुई है, 1913 में प्रकाशित हुई थी, और दूसरी कहानी है बिजली। बिजली का समय नहीं मिला है, बिजली का समय मैंने 1-2 बुक में चेक किया, मुझको नहीं मिला है। तो आप इनके 2 कहानियाँ वे याद रखिएगा, कानों में कंगना और बिजली। फिर है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनके 2 कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934। दोनों ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना आप लोग। चलेंगे अपने अगले राइटर की तरफ, जो कि है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल 1928 में विशाल भारत में प्रकाशित हुई, किंतु जैनेन्द्र ने फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी माना है। जो जैनेन्द्र की प्रथम कहानी मानी जाती है वो मानी जाती है खेल। प्रकाशन वर्ष है 1928, और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? विशाल भारत। देखो, मैं आपको बता देती हूँ, कहानी में आपको ये भी याद रखना है वो कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। तो जो जैनेन्द्र की प्रथम कहानी थी खेल, वो विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी। लेकिन जो जैनेन्द्र है उन्होंने खुद, जो जैनेन्द्र है उन्होंने अपनी प्रथम कहानी किसे माना है? फोटोग्राफी को। मतलब सब लोग तो मानते हैं खेल को, लेकिन जैनेन्द्र ने स्वयं जो अपनी प्रथम कहानी माना है वो माना है फोटोग्राफी को। तो ये क्वेश्चन बड़ा इल्जाने वाला है, याद रखिएगा। अगर आता है जैनेन्द्र की प्रथम कहानी है तो खेल, और अगर आता है जैनेन्द्र ने अपनी प्रथम कहानी किसको माना है तो फोटोग्राफी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही जवाब दीजिएगा। अब यहाँ पर चले गए जैनेन्द्र के कहानी संग्रह की तरफ। इनके कहानी संग्रह देखते हैं। फांसी, वातायन, 2 चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जय संधि। अभी हम पीछे एक कहानी देख कर आए, समर यात्रा। यहाँ पर ध्रुव यात्रा लिखा है, वहाँ पर हम, ये तो कहानी संग्रह है जैनेन्द्र का। अभी हम पीछे देख कर आए समर यात्रा। कमेंट करके बताइएगा किसकी कहानी है। तो यहाँ पर इनके जो कहानी संग्रह है वो आपको याद रखने हैं। 8 इनके कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट है, कालक्रम भी याद होना चाहिए, कहानी याद होनी चाहिए और कालक्रम याद होना चाहिए आपको। फिर अगली यहाँ पर इनकी कहानी देखेगा। ऊपर हमने बात करी कहानी संग्रह की। स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, इंपॉर्टेंट है बाहुबली वाली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जाह्नवी, अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य तो हमारे सिलेबस में भी लगी हुई। इसमें जो स्पर्धा कहानी है वो है इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई कहानी है। इसका विषय भी याद रखेगा स्पर्धा का। आगे चलेंगे। फिर है अज्ञे के कहानी संग्रह देखेंगे। 7 इनके कहानी संग्रह। विफतगा 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, अमर वल्लरी 1945, शरणार्थी 1948, जयदौल 1951। ये तेरे प्रतिरूप। इसमें जो है आपको इनका समय भी याद रखना है, कालक्रम भी याद रखना है, और आपको जो है कहानी तो याद रखनी है ही कि ये अज्ञे की कहानी है या नहीं। पेपर में खूब पूछ लिया जाता है कि अज्ञे के कहानी संग्रह है या अज्ञे के कहानी संग्रह नहीं है। कोर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ए व बी और सी और डी, इस तरह के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनमें कन्फ्यूजन रहता है। और जो हमारे सिलेबस में कहानी लगी है उन कहानीकार के हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, तो इनके कहानी संग्रह आपको याद होने चाहिए। नाम तो याद होना ही चाहिए सभी का। समय विफतगा का भी याद होना चाहिए, अमर वल्लरी, जयदौल, इन परंपरा, इन 4 का तो आपको जो है समय मतलब जुबानी याद होना चाहिए कि जयदौल का प्रकाशन वर्ष है। बाकी आपको कालक्रम सभी का याद होना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे अज्ञे को रामचंद्र तिवारी की बुक से पढ़ते हैं ताकि हमको पता चले कि ये किस तरह की रचना लिख रहे थे। अज्ञे की कहानियाँ जैनेन्द्र की परंपरा को विकसित करती है। अज्ञे की दृष्टि भी व्यक्ति को ही महत्व देती है, किंतु दोनों में अंतर यह है
कि ज्ञानेंद्र जहाँ गांधी दर्शन के आध्यात्मिक पक्ष को अधिक महत्व देने के कारण व्यक्ति को परखने में एक सीमा बांध लेते हैं, वहीं अज्ञ वैज्ञानिक यथार्थ में विश्वास करने के कारण विविध स्तरों पर व्यक्ति को देखते परखते हैं। इम्पोर्टेंट है कि दोनों मतलब क्या अंतर है दोनों की कहानियों में। अज्ञ भी मुख्यतः मध्य वर्गीय चेतना के कलाकार है। इम्पोर्टेंट है, ये आप 5 लाइन जो यहाँ पर है ये याद रखिएगा। आगे चलिए, याद क्या रखनी है, बस समझते हुए चलना है कि किस तरह की रचनाएं लिख रहे थे। अब यहाँ पर जो है कहानी संग्रह तो मैंने पीछे ही आपको बता दिए, सेम यहीं से मैंने नोट्स बनाए हैं रामचंद्र तिवारी की बुक से, ताकि आपको ये पता चले अगर हम बुक पढ़ रहे हैं तो जैसे इनके कहानी संग्रह है उनके अलग से नोट्स बना लो। फिर है नई कहानियों में व्यक्ति मन के गहन स्तरों के साक्षात की परंपरा का श्री गणेश, अज्ञ की होली बोर्न की बत्तखें और मेजर चौधरी की वापसी जैसी कहानियों से ही हो गया था। अब यहाँ पर ये तो इनके कहानी संग्रह, 2 इनकी कहानी का भी जिक्र हुआ है तो इम्पोर्टेंट है, होली बोर्न की बत्तखें और मेजर चौधरी की वापसी इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। अब हम यहाँ पर जो है अगले राइटर भीष्म साहनी को देखेंगे। ये भी रामचंद्र तिवारी की बुक का ही पेज है। भाग्य रेखा 1953, इनके 9 कहानी संग्रह। प्रथम है भाग्य रेखा 1953, पहला पार्ट 1957। भटकती राग पटरिया वांगचू इम्पोर्टेंट है 1978, समय भी याद रखिएगा। शोभा यात्रा, देखो पीछे हमने एक समर यात्रा देखी, फिर हमने ध्रुव यात्रा देखा कहानी संग्रह, फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं शोभा यात्रा 1981, पाली 1989, डायन 1998। तो इनके 9 कहानी संग्रह, इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर जो है इनकी कहानी का भी जिक्र हुआ है। नई कहानी के दौर में इनकी चीव की दावत कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। इनकी अमृतसर आ गया है, ओ हरामजादे, वांगचू और तरास आदि कहानियों को आलोचकों ने बहुत पसंद किया। तो इनके आप कहानी के नाम याद रखिएगा। चीव की दावत और अमृतसर आ गया है तो आपके सिलेबस में भी लगी हुई है। फिर है आपको सच्चे अर्थों में प्रेमचंद की परंपरा का कहानीकार माना जा सकता है। तो रामचंद्र तिवारी ने किसके बारे में कहा है कि सच्चे अर्थों में प्रेमचंद की परंपरा का कहानीकार माना जा सकता है, तो याद रखिएगा भीष्म साहनी के विषय में। फिर ये एक कोटेशन है, आपको पता है नामवर सिंह का जो है नई कहानी पर काफ़ी अच्छा काम है, तो उन्होंने जो है जो हमारे नई कहानी के लेखक हैं उनके बारे में कुछ ना कुछ कोटेशन कही है। तो ये यहाँ पर इस बुक में यहाँ पर ये कोटेशन लिखी हुई है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये नामवर सिंह की कोटेशन है। सादगी और सहजता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियाँ है जो प्रेमचंद के अलावा और कहीं नहीं दिखाई देती है। जीवन की विडंबनापूर्ण स्थितियों की पहचान भी भीष्म साहनी में अप्रतिम है। यह विडंबना उनकी अनेक अच्छी कहानियों की जान है। किसने कहा है? भीष्म साहनी के बारे में ये कहा है, नामवर सिंह ने कहा है भीष्म साहनी के बारे में। वही वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, और अगर ये एग्जाम में आती है तो आप ना बाकी बच्चों से आगे निकल जाओगे, ये मैं गारंटी से कह सकती हूँ, क्योंकि सब इस तरह नहीं पढ़ते हैं। वे सिर्फ कहानी संग्रह पढ़ते हैं कि कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कोटेशन भी इंपॉर्टेंट है और रामचंद्र तिवारी की बुक में आई है तो और इम्पोर्टेंट हो जाती है। कोटेशन खूब पूछी जाती है रामचंद्र तिवारी की बुक से, जैसे यहाँ पर नामवर सिंह ने कहा है, और भीष्म साहनी आपके सिलेबस में भी लगे हुए हैं, तो पूरे चांस है कि ये कोटेशन पूछ ली जाए। आगे चले गए, यहाँ पर ये भीष्म साहनी के बारे में ये देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पर है फणेश्वर नाथ रेणु। सबसे पहले जो है हम इनके कहानी संग्रह देखेंगे। कहानी संग्रह इनके 5 कहानी संग्रह। ठुमरी 1959, आदिम रात्रि की महक 1967, अग्निखोर 1973, एक श्रावणी दोपहर की धूप 1984, अच्छे आदमी 1986। 5 इनके कहानी संग्रह, पाँचों के पाँचों आपके नाम, समय, सब कालक्रम सब याद होना चाहिए। इनमें अंतिम 2 आपकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए थे, यानी एक श्रावणी दोपहर की धूप और अच्छे आदमी। ये दोनों कहानी संग्रह जो है फणेश्वर नाथ रेणु की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए थे। अब आपकी सारी कहानियां रेणु रचनावली भाग 1 में प्रकाशित हो गई है। तो जो फणेश्वर नाथ रेणु की जितनी कहानियां हैं वे रेणु रचनावली के कौन से भाग में प्रकाशित है? तो याद रखिएगा भाग 1 में। रेणु का ख्याति का आधार उनकी कहानी
तीसरी कसम, उप मारे गए गुलफाम, जो कि हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है, रही है, रसप्रिया, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक आदि कहानियां भी विशेष रूप से चर्चित हुई है। तो यहाँ पर तो इनके 5 कहानी संग्रह की बात हो गई और यहाँ पर इन्होंने इनकी 4 कहानी का भी जिक्र किया है। एक तो तीसरी कसम जो हमारे पाठ्यक्रम में, फिर है रसप्रिया, ये हायर के एग्जाम में लगी हुई है, फिर है अग्निखोर और फोर्थ है आदिम रात्रि की महक। ये चारों आप याद रखिएगा। फिर है रेणु को पूर्णिया जिले की भूमि के प्रति निश्चल और गहरा लगाव था। वो तो हम इनके उपन्यास में भी देखते हैं, जैसे इनका मैला आंचल है, ठीक है, उसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का वर्णन है, तो वो यहाँ पर हमको उपन्यास में भी दिखता है, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ये कोटेशन, हरिकृष्ण कोल की कोटेशन है फणीश्वरनाथ रेणु के बारे में, इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और जैसे मैंने आज क्लास ले ली तो ये पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी, कल की क्लास की भी और आज की क्लास की भी, दोनों की एक साथ, तो आपको खुद से भी एक बार पढ़ना है। आगे चलेंगे। अब यहाँ पर जो है आगे हो गए हमारे, अब चलेंगे हरिशंकर परसाई पर। हरिशंकर परसाई की कोई कहानी मतलब मुझे इतनी नहीं मिली है, इनके कहानी के नाम आपको मिलते हैं तो मुझे कमेंट कर कर बता दीजिएगा। हरिशंकर परसाई की लगभग सभी कहानियां और लघु कथाएं अब परसाई रचनावली 1 और 2 में संकलित होकर प्रकाशित हो गई है। यानी जो हरिशंकर परसाई की कहानियां हैं वे किस भाग में है प्रकाशित, तो याद रखिएगा परसाई रचनावली के 1 और 2 में, ठीक है। फिर परसाई की कहानियों में निबंध और टिप्पणियां, साक्षात्कार और संस्मरण, रिपोर्टाज और रेखाचित्र के विधागत मोटिव घुल मिल गए हैं। फिर यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है ये कोटेशन धनंजय वर्मा के शब्दों में, किसकी कोटेशन है? धनंजय वर्मा की। किसके बारे में? हरिशंकर परसाई के बारे में। उनमें आदमी की चौतरफा आज़ादी के लिए क्रांतिकारी चेतना स्पंदित है। समाज का क्रांतिकारी परिवर्तन, मनुष्य की मुक्ति, एक बेहतर संसार की रचना, यही वो परिप्रेक्ष्य है जिसमें ये कहानियाँ लिखी गई है। उनके पीछे एक जीवन दर्शन और मूल्य दृष्टि है, एक विचारधारा, विवेक और विश्व दृष्टि है। इम्पोर्टेंट है, किसने कहा है? धनंजय वर्मा ने। किसके बारे में कहा है? हरिशंकर परसाई। इन कोटेशन की वजह से ही मैंने जो है यहाँ पर बुक के पेज रखे हुए हैं, ताकि कोई भी चीज़ ऐसा ना हो कि स्किप हो जाए। यहाँ पर हम देखेंगे अपने अगले राइटर जो कि है कृष्णा सोबती। अपनी लंबी कहानी मित्रों मरजानी, इसे लघु उपन्यास भी कहा जाता है। हम पढ़ते भी हैं मित्रों मरजानी को, ज़्यादातर जो है हम उपन्यास में ही पढ़ते हैं। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर इनकी एक ही कहानी संग्रह है, वो है बादलों के घेरे, 1980 में प्रकाशित हुआ था। इम्पोर्टेंट है, इनकी एक ही कहानी संग्रह है और उसी में इनकी कहानी लगी हुई है सिक्का बदल गया, जो कि हमारे सिलेबस में भी है। उसका विषय देख लेते हैं। इसकी एक कहानी सिक्का बदल गया, भारत पाक विभाजन के दर्द को, विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे हम अपनी कल की क्लास में सभी कहानियों के विषय भी देखेंगे। इसकी एक कहानी सिक्का बदल गया, भारत पाक विभाजन के दर्द को उसकी पूरी गहनता में उकेरने वाली कहानी है। नई कहानी के दौर में लिखी जाने पर भी इन कहानियों में नई कहानियों की रूढ़ियों का कोई प्रभाव नहीं है। आपकी कहानियाँ मानवीय मूल्यों के टूटने के दर्द की कहानियाँ हैं। परिवेश का यथार्थ चित्रण, पंजाब की धरती की गंध, ये तो हमने देखा था। जो इनका उपन्यास भी लगा हुआ है जिंदगी नामा, उसमें भी है। और उष्मा तथा पात्रों की खुली साहसिक मानसिकता आपकी कहानियों की प्रमुख विशेषताएं है। इम्पोर्टेंट है, इसमें जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो याद रखना। मित्रों मरजानी जो है इनकी लंबी कहानी है, लेकिन उसको लघु उपन्यास भी कहा जाता है। फिर इनका एक कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, 1980, उसमें एक कहानी है सिक्का बदल गया। विषय क्या है? भारत पाक विभाजन के दर्द को उसकी पूरी गहनता में उकेरने वाली कहानी है, ठीक है। यानी कि भारत पाक विभाजन पर कौन सी कहानी लिखी गई है? कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया है। आगे चलेंगे। आगे है फिर निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा अकेले कहानीकार है जिनके पहले कहानी संग्रह परिंदे 1960 को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में खूब पूछा जाता है कि नई कहानी की पहली कीर्ति डॉक्टर नामवर सिंह ने किस रचना को माना है?
परिंदे। यह इस तरह पूछ लिया जाता है, परिंदे को किस आलोचक ने नई कहानी की पहली कीर्ति कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह। दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रचना के नाम पर भी और आलोचक के नाम पर भी। निर्मल वर्मा की बात करें तो इनके 5 कहानी संग्रह है। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियाँ। इनकी ये 5 कहानियाँ कहानी संग्रह है। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी, सूखा तथा अन्य कहानियाँ। परिंदे संग्रह की कहानियों का समीक्षा करते हुए नामवर सिंह ने कहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता और मुक्ति का प्रश्न जो समकालीन विश्व साहित्य का मुख्य प्रश्न बन चला है, निर्मल की कहानियों में प्राय अलग अलग कोण से उठाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने कहा है? नामवर सिंह ने। किसके बारे में कहा है? परिंदे कहानी संग्रह के विषय में। आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि परिंदे कहानी जो है आपके सिलेबस में लगी हुई है। फिर है कला का जोखिम में वे कहते हैं। कला का जोखिम किसकी रचना है? यह निर्मल वर्मा का आलोचनात्मक रचना है। इनकी कला का जोखिम में वे कहते हैं, यानी कौन? खुद निर्मल वर्मा। वास्तव में कला की कोई सामाजिक प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि इसका सच अपने आप में है। इंपॉर्टेंट है। किसकी कोटेशन है? निर्मल वर्मा की कोटेशन है, याद रखिएगा आप लोग। इसमें आपको याद रखना है कि परिंदे को पहली नई कहानी की पहली कृति किसने माना? डॉक्टर नामवर सिंह। फिर इनके 5 ये कहानी संग्रह याद रखने हैं, कालक्रम भी, समय भी और कहानी संग्रह भी। फिर ये कोटेशन किसने कही है? नामवर सिंह ने कही है। किसके बारे में कही है? परिंदे कहानी संग्रह के विषय। फिर एक कोटेशन है खुद निर्मल वर्मा की है, कला का जोखिम रचना से। आगे चले गए। अब आगे यहाँ पर ये भी जो है निर्मल वर्मा की कहानी के विषय में ही है। ठीक है, आगे चले गए। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपने अगले राइटर को, शेखर जोशी को। शेखर जोशी ने नई कहानी के दौर में ही लिखना आरंभ किया था। ठीक है, आपकी पहली कहानी दाज्यू सन 1953 में श्री अस्क द्वारा संपादित संकेत में प्रकाशित हुई थी। शेखर जोशी की पहली कहानी क्या है? दाज्यू। कब प्रकाशित हुई? 1953 में। कहाँ पर प्रकाशित हुई? संकेत में। तीनों चीज याद रखिएगा। फिर एक कल्पना पत्रिका के जनवरी 1957 ईस्वी के अंक में आपकी कहानी कोसी का घटवार प्रकाशित हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको पता चली गया होगा क्योंकि कोसी का घटवार जो है आपके सिलेबस में लगी हुई है। तो ये कहाँ पर प्रकाशित हुई थी? कल्पना पत्रिका में। जनवरी 1957 ईस्वी के अंक में जो है कोसी का घटवार कहानी प्रकाशित हुई थी। इस कहानी से आपको विशेष ख्याति मिली। किस कहानी से? कोसी का घटवार। फिर डॉक्टर मदान ने आपकी 9 कहानियों, इन 9 कहानियों के आप नाम याद रखिएगा, बस इसमें आपको जो है इनके नाम याद रखने हैं। फिर आगे चलेंगे, इनके कहानी संग्रह देखेंगे। इनके 9 कहानी संग्रह है। पीछे जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनकी 9 कहानी है और यहाँ पर जो बात कर रहे हैं 9 कहानी संग्रह। कहानी संग्रह इंपॉर्टेंट है। कोसी का घटवार 1958, 7 के लोग 1978, अलवाहा 1981, मेरा पहाड़ 1989, नौरंगी बीमारियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1990, डांगरी वाले 1994, बच्चे का सपना 2004, आदमी का डर 2011। तो इनके 9 कहानी संग्रह, नाम, कालक्रम याद रखेगा आप लोग। आगे चले गए। अगले राइटर है कमलेश्वर। इनके अगर कहानी संग्रह की बात करें तो इनके कहानी संग्रह है राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। इनके टोटल जो है 6 कहानी संग्रह है। इनके आपको नाम, कालक्रम, समय सब चीज़ें याद रखनी है। देखो प्रयास कीजिए जो हमारे सिलेबस में कहानीकार है जितना अच्छा हो सके हम उन्हें उतना अच्छा तैयार कर एग्जाम में जाए। होता क्या, अगर हमें ये कहानी संग्रह भी याद है ना और अलग क्वेश्चन आता है तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम सोल्व कर पाएंगे। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे हैं अगर आप सब जितने भी कहानीकार हैं उनकी सभी कहानी तो याद नहीं होगी। इससे अच्छा है जो प्रमुख कहानीकार है उनकी आपको सभी कहानी याद कर ले। तो प्रयास कीजिएगा जो हमारे सिलेबस में जितने कहानीकार लगे हैं उनकी सभी कहानियाँ याद कर ले। आगे चले गए। यहाँ पर जो है एक बार कमलेश्वर की कुछ कहानियों का जिक्र है।
राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, जॉर्ज पंचम की नाक, अपना एकांत, मानसरोवर के हंस, इतने अच्छे दिन, कितने पाकिस्तान, इनके जो है कहानी है। पीछे हमने देखा कहानी संग्रह, और यहाँ पर ये कहानी की बात हो रही है, इम्पोर्टेंट है, इनको एक जगह जो है नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। राजेंद्र यादव, इनके भी जो है 9 कहानी संग्रह है। देवताओं की मूर्तियाँ 1951, खेल खिलौने 1953, जहाँ लक्ष्मी कैद है 1957, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959, छोटे छोटे ताजमहल, किनारे से किनारे तक, टूटना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियाँ, हासिल तथा अन्य कहानियाँ। अभी हमने पीछे देखा सूखा और अन्य कहानियाँ, कमेंट कर कर बताइएगा वो किसकी कहानी थी। अभी हम पीछे ही पढ़कर आए हैं। राजेंद्र यादव के भी आपको 9 कहानी संग्रह आपको याद रखना होंगे, उनके 9 के 9 कहानी संग्रह याद रखने होंगे। और ये किस तरह की रचनाएं लिखते थे? राजेंद्र यादव ने अपनी कहानियों में मध्य वर्ग के जीवन में बनते बिगड़ते, जुड़ते टूटते रिश्तों और उनसे उत्पन्न तनाव को महत्व दिया है। देखो, यदि आप किसी लेखक की कहानी पढ़ लेते हैं ना, तो आपको खुद पता चल जाता है कि ये किस तरह की कहानियाँ लिख रहे थे। इसलिए जो हमारे सिलेबस में कहानी लगी हुई है, मैं बार बार बोलती हूँ, उन कहानी को पढ़ लीजिएगा। फिर अपनी कहानियों के विषय में लिखा है, किसने? राजेंद्र यादव ने अपनी कहानियों के विषय में लिखा है। इंपॉर्टेंट है, कोटेशन राजेंद्र यादव की है, खुद अपनी कहानियों के बारे में। अपनी ही बात या अनुभव को अभिव्यक्ति देने के प्रभावशाली कोण की तलाश में ही मैंने कहानियाँ लिखी है। इस पूरे सिलसिले को देखे बिना बहुतों ने शिल्पवादी या न जाने क्या क्या आरोप लगाए हैं। अपने भीतर के नाटक को दर्शक की तरह देखता, उसी में हिस्सा लेता या खोया हुआ आदमी हो सकता है बहुत पारदर्शी न हो, लेकिन मुझे लगता है अपने लेखन के साथ मेरे संबंध बहुत सीधे और ईमानदार रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है। देखो, एक काम कीजिएगा, आपको ये लग रहा होगा बहुत सारी कोटेशन है, नहीं, अभी तक अगर हम अनुमान लगाए तो 5-6 कोटेशन हमें मिली है। अगर आप उनको एक पेज में एक जगह नोट कर लोगे तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो इनको एक जगह अपनी नोट कर लीजिएगा, एक पेज पर जो है आपकी सारी कोटेशन आ जाएगी। इम्पोर्टेंट है, किसकी कोटेशन है? राजेंद्र यादव की। आगे चलेंगे। अगले राइटर है हमारे आज के अंतिम राइटर है ज्ञान रंजन। इनके 4 कहानी संग्रह फैंस के इधर उधर, यात्रा, छंजीवी, सपना नहीं। देखो, यात्रा के नाम से हमें कितनी मिली? एक तो हमें शुरू में मिली थी समर यात्रा, फिर हमें मिली ध्रुव यात्रा, उसके बाद हमें एक और मिली थी यात्रा नाम से, और फिर यहाँ पर है ये यात्रा 1971। तो ये चारों रचनाएं यात्रा नाम से है, इनको एक जगह नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इनके 4 कहानी संग्रह, समय, कालक्रम सब याद रखना होगा। अब यहाँ पर जो है हमारे आज जो है हिंदी कहानी पर दूसरी क्लास थी। क्लास मुझे जहाँ तक है आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि आप कोई सुझाव चाहते हैं तो मुझको बता दीजिएगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कल की क्लास में हम क्या करने वाले हैं। कल की क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम हिंदी कहानी जो हमारे सिलेबस में लगी है, कल को हम देखेंगे कौन से कहानी संग्रह में है, उसमें कितनी कहानियाँ हैं, प्रकाशन वर्ष, कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, विषय वस्तु क्या है। और अगर हम पाठ्यक्रम में लगी कहानी की बात करें, जैसे उसने कहा था, उनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने जो है उसने कहा था कहानी के बारे में एक पैराग्राफ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करवाऊंगी। बच्चन सिंह की बुक में आकाशदीप कहानी के बारे में मुझको मिला है, वो मैं आपको करवाऊंगी। यानी कल को जो हमारा फोकस रहेगा वो कहानी पर रहेगा। और कहानी के जितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, पात्र वाले मैंने आपको करवा दिए, आज कहानीकार के मैंने आपको करवा दिए। कल को जो है हमारी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। कल को हम कौन से कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई, पत्रिका, प्रकाशन वर्ष, ये सब चीज़ें देखेंगे। और जो ये आलोचक वाली बुक है, जैसे रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, चतुर्वेदी, तो इन बुक में भी मुझे अगर इन कहानी के विषय में मिलेगा तो वो मैं आपको यहीं पर उसी क्लास में करवा दूंगी। यानी कल को जो है हमारी हिंदी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप लोगों का जो है अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। और हमारी कल जो है तीसरी यूनिट कंप्लीट होने जा रही है। हमने हिंदी उपन्यास
उपन्यास पूरी कर ली, हिंदी नाटक, और अब कल हमारी जो है हिंदी कहानी भी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और आपका कोई डाउट है तो आप मुझको मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और पीडीएफ जो है मैंने अभी कल वाली भी नहीं भेजी है, कहानी के पात्र वाली और आज वाली। मैं क्या करूँगी, इन दोनों को एक साथ ही मैंने बनाई थी, मैं आपको ये टेलीग्राम पर भेज दूंगी, दोनों क्लास की, आज वाली भी और कल वाली भी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। लिंक जो है नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो है मैं लिंक हमेशा देती हूँ टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जुड़ जाइए। और यदि कई बार बच्चों का मैसेज आता है कि मैम लिंक ओपन नहीं हो रहा है, तो आप मुझको इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको दोबारा जो है उसी कमेंट का रिप्लाई में लिंक भेज दूंगी, तो आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। और दूसरा तरीका ये है, आपका कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी पूछना है, कोई सुझाव देना है, तो आप मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। ये ईमेल आईडी मैं हमेशा बार बार चेक करती रहती हूँ और इसमें आते भी है मैसेज, तो अगर आप चाहे तो मुझको मेरी ईमेल आईडी पर भेज दीजिएगा। और यदि अब भी आपका कोई डाउट बचता है तो मैंने आपको बता दिए 2 तरीके, टेलीग्राम चैनल, ईमेल आईडी और एक वीडियो के नीचे 3 तरीके हैं, ये कैसे भी करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, जब एग्जाम डेट आ जाएगी तो मैं आपको मैराथन क्लास करवाऊंगी। जो जो यूनिट हमारी कंप्लीट होती रहेगी उसकी मैं मैराथन क्लास जरूर करवाऊंगी। हिंदी उपन्यास, हिंदी नाटक और हिंदी कहानी 3 यूनिट हमारी लगभग कंप्लीट हो जाएगी। कल को जो है हिंदी कहानी भी कंप्लीट हो जाएगी, 2 पहले से ही कंप्लीट है। तो इन 3 यूनिट के जो है मैं आपको मैराथन क्लास करवाऊंगी एग्जाम डेट आने के बाद। और एक क्लास इनकी MCQ पर भी रखूँगी, उसमें MCQ और प्लस PYQ दोनों रखूँगी, वो भी एग्जाम डेट आने के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। और आपको जो है मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। लोग जो है वीडियो तो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।